तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अचानक से बेटा ये बंद हो गया था। नीट 2021 में क्वेश्चन आया था जिसमें मैं बात कर रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 एम एसिटिक एसिड इज 20 यूनिट दिया हुआ है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब समझते हो ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसोसिएशन कांस्टेंट बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यानी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी कंडक्टिविटी, इसकी ये दिया हुआ है। ये आपका 350 है, ये आपका 50 है। अब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा, जो मोलर कंडक्टिविटी एट द कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट दिस कॉन्सेंट्रेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट जीरो, इन दोनों का रेशियो अल्फा कहलाता है। अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम लोग सभी जानते हैं। अब हमें बात करनी थी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड है तो आप इसमें देखो ऐसे जाएगा ना, ये CH3CO माइनस और ये जाएगा H प्लस, ये आपका जाएगा। अब ये आपका C आ गया, ये आपका जीरो और जीरो आ गया, तो ये आपका C अल्फा आ गया, ये आपका C अल्फा आ गया, ये आपका C1 माइनस अल्फा आ गया। और जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो वो होगा ये C अल्फा। ये तो आपने इक्विलिब्रियम में सब सीखा ही है ना, C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ka। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में ले रहा हूँ कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेशन टू 1। सो हियर दिस इज बेसिकली Ka C अल्फा स्क्वायर। अब देखो C तो हमें पता ही है, उसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा हमने निकाल लिया। तो अल्फा के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? C हमें पता है क्वेश्चन के अंदर। अल्फा के लिए हमें चाहिए था ये वाला। अब ये अगर हमें ये चाहिए था तो एक काम ना करें, ये वाला देखिए क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन, ये वाला H और ये CH3 दिया है, दोनों को ऐड कर दोगे तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एसिटिक एसिड। तो ये आपका एसिटिक एसिड 350 प्लस 50 करके दोनों को ऐड कर दो, आयंस के उससे ये बनता है 400 आ गया। ठीक, अब अल्फा और ये अल्फा ब्रैकेट ये CH3COH, किसी कंसंट्रेशन C पे जो अल्फा दिया था, वो सॉरी कैप दिया हुआ था, दैट वाज 20, वो आपका 20 था। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू दिस इज 20। ओके, तो ये 20 दिया हुआ, तो यहाँ से अल्फा निकल आएगा। अल्फा क्या निकल आएगा? अल्फा निकल आएगा, कॉन्सेंट्रेशन पे 20 दिया हुआ है और वैसे इसका 400 आ गया, तो ये आपका आ गया ये दिस इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो आप के की वैल्यू आपकी ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.007, और जो अल्फा दिया है वो दिया हुआ है 120 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका K इज इक्वल टू 0.007 अपॉन 400, ये वैल्यू आपकी दी गई है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो आराम से, आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसे, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे और आंसर आपके मिल जाएगा। समझ गए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा? देखो एक बात यहाँ पे और बतानी थी बेटा कि जो जैसे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आ गई, कंडक्टेंस में हम कुछ बातें और भी कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर, हो सकता है कोई क्वेश्चन हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर पे आ जाए। ट्रांसपोर्ट नंबर को बेसिकली T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये T से कैटायन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस हो सकता है और एनायन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर T माइनस हो सकता है, या इसे हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन या फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर 3 तरह से डिफाइंड हो सकता है, 3 वेज हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को डिफाइन करने के। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू चार्ज कैरिंग बाय कैटायन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, एंड चार्ज कैरिंग बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन विल बी इज इक्वल टू चार्ज कैरिंग बाय एनायन डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। तो पहला तरीका ये हो सकता है।
दूसरा तरीका ट्रांसपोर्ट नंबर का ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन क्या हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ कैटाइन, वेलोसिटी ऑफ एनाइन डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ कैटाइन प्लस वेलोसिटी ऑफ एनाइन। दूसरा तरीका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन क्या हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कैटाइन प्लस वेलोसिटी ऑफ एनाइन। एक और केस बन सकता है ट्रांसपोर्ट नंबर का, और वो केस हमारा कह सकते हैं केस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन विल बी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल की। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन विच विल बी इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट कंडक्टिविटी ऑफ दिस ओवर दिस कैटाइन प्लस एनाइन। कैटाइन प्लस एनाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये तो पूरे मॉलिक्यूल की आ गई। इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये कैप लिख सकते हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल का आ गया। याद रखिएगा जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ये ट्रांसपोर्ट नंबर पे हो सकता है कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए, और अगली बार अच्छा क्वेश्चन आया तो ट्रांसपोर्ट नंबर पे बन सकता है। ट्रांसपोर्ट नंबर के दोनों के सम जो होते हैं वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट नंबर का ये टर्म निकल कर आया, इसमें आपने चीजों को देखा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, वो ट्रांसपोर्ट नंबर मान लीजिए कैटाइन का है, तो वो उसके चार्ज यानी चार्ज ऑफ कैटाइन, उसकी वेलोसिटी ऑफ कैटाइन, और उसकी मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ कैटाइन यानी मोलैलिटी ऑफ कैटाइन, ये ट्रांसपोर्ट नंबर इस पे डिपेंड करता है। वहीं पर अगर ट्रांसपोर्ट नंबर की बात की जाए एनाइन के, तो एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर, एनाइन के चार्ज, एनाइन की वेलोसिटी और एनाइन के ठीक। नीट 2019 में देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है। चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लें, फिर हम इसका वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे। ओन सेंजर इक्वेशन को देखेंगे कि वो क्या होती है। पहले एक क्वेश्चन देख लें नीट 2029 का, मुझे लगता है आप आराम से निकाल लेंगे इसको, तो यू विल सॉल्व वेरी इजीली। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। 2013 का भी ये क्वेश्चन अच्छा आया है, पहले हम इनको देख लें, फिर हम इस पर कंडक्टिविटी को बहुत ही आराम से कंसंट्रेशन के साथ एक इक्वेशन बताएंगे ऑन सेंजर। ओके, following limiting molar conductivities are given as इन्होंने लैम्डा में दे दिया, लेकिन कैप में देते हैं नॉर्मली लोग। चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ ये मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी ही दे रहे हैं, एक्स है। K2SO4 बाई है, Z है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COH
ये आपको निकालना है बेटा, जरा देखिए कैलकुलेट करके। नीट 2019 में क्वेश्चन आएगा, जरा क्वेश्चन करिए बेटा, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए जरा। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आप निकाल लेंगे। देखो आपने इसमें देखा, इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा इसका 2H प्लस, और ये बनेगा SO4 माइनस, इसके लिए X है, ठीक। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2K प्लस, ये बनेगा आपका SO4 माइनस, इसके लिए Y है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3COO माइनस, और ये K प्लस। आपको चाहिए क्या है, आपको ये चाहिए, इसका मतलब ये अब इसके लिए जरूरत किस किस की है, इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। अच्छा ये एक है लेकिन ये दो है, तो एक काम करें, पहली इक्वेशन में तीसरी इक्वेशन को जोड़िए और तीसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, ठीक है। पहले को दूसरी को हाँ तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2CH3COO माइनस प्लस 2K प्लस। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा आया, ये वाला ज़्यादा आ गया 2K प्लस और SO4 2 माइनस, ये वाला ज़्यादा आ गया। तो एक काम करिए, दूसरे वाले को घटा दीजिए, जब दूसरे वाले को घटा दोगे तो ये 2K प्लस और ये SO4 2 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वाला। जब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 2 टाइम्स CH3COH, और यहाँ से आएगा क्या, तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से आप जानते हो क्या आएगा, X प्लस 2Z, यहाँ से आएगा X प्लस 2Z माइनस Y। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स X प्लस 2Z माइनस Y। तो ये जो होगा प्लस 1, ये से 2 कट जाएगा, ये Z आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आपने कर लिया होगा। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर जो हमने ट्रांसपोर्ट नंबर का डिस्कशन किया था और सब किया था, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है नीट 2013 का, नीट 2013 थोड़ा सा अल्फा पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे है, और इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आता है, अक्सर आता है, तो इसलिए मैं इसको और करा रहा हूँ आपको।
At 25 degrees centigrade, the molar conductance of 0.1 molar need 2000. 13 का ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस मोलर कंडक्टेंस जो दिया हुआ है वो है NH4OH का, विच इज इक्वल टू 9.54 and infinite dilution molar conductance is 238. ये concentration पे दिया हुआ है, और infinite dilution पे जो molar concentration है वो है, infinite dilution मतलब zero concentration, 238, ये आपका 238 आ जाता है, ठीक है। 238 इसके बारे में बात करता हूँ। सो उसके बारे में उन्होंने पूछा 0.1 मोलर है, concentration ये वैल्यू दी गई है। Degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration, degree of ionization of ammonium hydroxide of same concentration और degree of ionization obviously alpha, तो अल्फा की वैल्यू तो आप सब जानते हो ना, इस तरह से ये होती है। तो अल्फा जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है उसका आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में निकल आएगा, परसेंटेज आयनाइजेशन निकल आएगा। परसेंटेज में आंसर दिया था, तो परसेंटेज आयनाइजेशन के लिए एक तरीका होता है, आप सिंपली 9.54 और उसका 238 इंटू 100 कर दीजिए, बस आपको आयनाइजेशन परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेंजर इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अगला है बहुत ही अच्छा पॉइंट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें जो काम करती है बेटा वो एक होती है डिवाइड हक्कन, इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 concentration minus K
√C, where K will be is equal to A plus B where K is equal to A plus B, ये आपका K की वैल्यू आ जाएगी बेटा। यहाँ पे A और B आपके कांस्टेंट्स हैं, A एंड B आपके कांस्टेंट्स हैं। ये भी एक वैल्यू, ये भी वैल्यू किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट ही होती है ना, ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है ना। So this equation is for strong electrolytes. Strong electrolytes की this equation for strong electrolyte. Strong electrolytes के साथ ये कैसे होता है इसके बारे में हमने बात की। Let's compare it with y is equal to mx plus c. हम इसको कंपेयर करते हैं, y is equal to c प्लस mx, जो x एक्सिस पर m की वैल्यू माइनस के, x एक्सिस पर √c और c इज अ कांस्टेंट, ये आपकी जो वैल्यू आती है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं, दिस इज ये एंड ये आपका मोलर कंडक्टिविटी एट द कांस्टेंट। सो इट विल बी लाइक दिस। देखिए नेगेटिव स्लोप आएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा, m इज इक्वल टू हो गया माइनस के, और इस तरीके से जैसे फॉर KCl या NaCl इस टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये सिचुएशन होती है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, देखिए मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 कॉन्सेंट्रेशन पर मैक्सिमम कंडक्टिविटी होती है। ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 होगी तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो जाएगी, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी घटती जाएगी। सो दिस विल बी द, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, यानी मैक्सिमम कंडक्टिविटी, और उसके बाद वो घटता चला जाएगा। समझिए? अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें जो पूरे नहीं टूटते हैं, जैसे कि आपके एसिटिक एसिड, जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा, HCN, ये सब के आपके पूरे नहीं टूटते हैं, कंप्लीट नहीं ब्रेकअप होते हैं। तो जब ये कंप्लीट ब्रेकअप नहीं होते हैं ना, तो सवाल उठता है ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें यहाँ पे देखना है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसमें जो इक्वेशन हमें मिलेगी, नॉट फॉलो डिवाई-हक्कल-ओनसोंजर इसमें फॉलो नहीं होती है। डिवाई-हक्कल-ओनसोंजर इसमें फॉलो नहीं होती है। जब डिवाई-हक्कल-ओनसोंजर इसमें फॉलो नहीं होती है तो क्या होता है, उसमें जैसे मान लीजिए आप एसिटिक एसिड के लिए ले लो, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन आपकी ऐसे एकदम से, मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप कम करते जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही, थोड़ी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा छोड़ी, जैसे ही कम करोगे अचानक से रैपिड इंक्रीमेंट होता है। रैपिड जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, थोड़ा नहीं बढ़ी, लेकिन एक लिमिट के बाद एकदम से रैपिड इंक्रीमेंट होता है कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में, और 0 जैसे जैसे आप जाते जाते हो वैसे वैसे वो मैक्सिमम की तरफ पहुंचता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात देखिए, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम डिसोसिएशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एट 0 कॉन्सेंट्रेशन
और इनफाइनाइट डाइल्यूशन weak electrolyte also work as strong electrolyte. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बेटा वर्क करने लगते हैं। इस बात को समझिए फिर से समझिए। देखिए ये थी ओसेंडर इक्वेशन, इसको हमने क्या किया, ये आपका एट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू a प्लस बी, और ये आपका कैप मोलैरिटी मोलर कंडक्टिविटी, ये सब के सब कांस्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यूज करती y इक्वल टू mx से कंपेयर करिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट आपको ये मिल गया बेटा। इस तरीके से आपका ये जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आया था ना, ये वैल्यू पॉजिटिव इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो ये नेगेटिव स्लोप k की वैल्यू आई और रूट c आपका ऐसे आ गया, और एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू वहां पे आई। और बिल्कुल जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जब हमने देखा कि क्या स्ट्रेट लाइन हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मिलेगी, पता चला स्ट्रेट लाइन हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं मिलेगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो इस इक्वेशन को फॉलो भी नहीं करते हैं। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी जरा पैटर्न को हमने ऑब्जर्व किया, तो देखा गया कि वो ऐसे धीरे धीरे थोड़े से बढ़ते हैं, और एक लिमिट के बाद एकदम से रैपिड इंक्रीमेंट होता है उनकी मोलर कंडक्टिविटी में। इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी एकदम से शूट अप कर जाती है, और वो एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है, जिसे मैं कहूँगा यहाँ पर अगर ये जो आपकी फिर ये मैक्सिमम लेवल पर पहुँच गई। जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर सकता है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बातें हमने सीखी यहाँ से। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात है, उसको डिस्कशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका डिस्कशन से पहले हम कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। वैसे ये मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जितना भी आपका था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कर चुके हैं। एक पॉइंट ज़रूर है, कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन, जब कभी कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये एक तरह से आपका चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कंडक्टेंस के बारे में, और कंडक्टेंस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने सब आपको दी, और उससे रिलेटेड जो भी बातें थी उन पे क्वेश्चंस भी वर्कआउट किए, एग्जाम में, जेई में, नीट में आने वाले क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट शुरू होगा, दैट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हम लोग और बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, उसमें उसके इक्विलिब्रियम को, उसके थर्मोडायनेमिक्स को, उसके इस है ना सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को, बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, जब हम गैल्वेनिक सेल के बहुत सारी प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।